हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ के अलावा अपन सर्किट एनालिसिस यूजिंग बाय किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ के लॉ को यूज करते हुए और सर्किट एनालिसिस का आज अपन देखेंगे। और सर्किट एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, सर्किट एनालिसिस से अपन करंट और वोल्टेज का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सभी चीजें आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन जानेंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अगर सीधी सी भाषा में कहें तो किसी भी लूप या पास में एक फिक्स डायरेक्शन में, किसी भी अपन लूप ले ले या पास ले लो, पास तो क्या ही बोलूं मैं, लूप ले लो या मेश ले लो, किसी भी लूप या पास में, पास तो इसका हिंदी वर्ड हो गया, किसी भी लूप या मेश में एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों चीजों को समझना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है कि अपने सोर्स के सिरों पर जो अपना वोल्टेज का डिफरेंस है, सोर्स के सिरों पर जो वोल्टेज का डिफरेंस है उसे तो कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अपने जो रेजिस्टेंस के सिरों पर या फिर लोड के सिरों पर जो वोल्टेज का डिफरेंस है उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है सोर्स के जो पोर्ट है, सोर्स के जो सिरे हैं उनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है उनको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर अपना रेजिस्टेंस की बात कर ले या फिर इंपीडेंस की बात कर ले, उसके सिरों पर जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जो अपना वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो किरचॉफ का वोल्टेज लो हेडिंग डाल लो और इसमें भाई ऐसे कैसे लिख लो, फिर समझे क्या चीज है। मैं एक बार कैमरे से दूर हट रहा हूं और इसमें भाई लिख लो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या होता है। दोनों का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों चीजों को समझे। तो इससे पहले भाई एक बार आप नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये चीज भी अपन समझेंगे। तो जल्दी से किरचॉफ का वोल्टेज लो हेडिंग डाल लो और इसमें नोट डाउन कर लो। द वैल्यू, द एल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लिख सकते हो, इन ए सर्टेन डायरेक्शन या फिक्स डायरेक्शन, ड्रॉप इन ए सर्टेन डायरेक्शन। ये दो बार लिख दिया रे भाई, रे भाई ये ड्रॉप इन ए सर्टेन डायरेक्शन एक बार ही है, दो बार टाइप हो गया। ड्रॉप इन ए सर्टेन डायरेक्शन इन ए लूप इज जीरो। ठीक है, अब चलिए, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल टाइप्ड है कि नहीं है, नहीं है भाई। चलो अपन को टाइप करना पड़ेगा, फिर टाइप तो क्या ही लिखना पड़ेगा। अब सुनो, अब एक चीज ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, इस चीज को सुनना। फिर अपन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे, लेकिन एक बार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए देख लें। ये चीज लिख लिया, अब देखते हैं भाई मैं क्या बोल रहा हूं। अपने बैटरी के जिस सिरों पर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बैटरी के सिरों पर एक बैटरी ये ले रहे हैं और एक ये वाली बैटरी में ले रहा हूं, एक बैटरी ये वाली एक और ले रहे हैं अपन, और ऐसी की बैटरी एक ये वो ले रहा हूं। ठीक है, अब सुनो, चार बैटरी अपन ने ले ली। अब देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चारों पे अपन को ज्ञात करना है, इस पे भी ईएमएफ का वैल्यू ज्ञात करना है, इसमें भी अपन को ईएमएफ का वैल्यू देखना है, इसमें भी ईएमएफ का देखना है, और इसमें भी अपन को ईएमएफ का वैल्यू देखना है। अब सुनो ध्यान से, ईएमएफ का वैल्यू का मतलब, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू का मतलब सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं करना। जैसे फर्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट में है कि आप जिस मूविंग ऑफ डायरेक्शन, जो अपने अपन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करने पे जो साइन अपने पहले आ रहा है, जैसा साइन अपने मूविंग ऑफ डायरेक्शन में जैसा साइन अपने पास आ रहा है, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रवृत्ति होगी, वही
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। जैसे मूविंग ऑफ डायरेक्शन में सबसे पहले अपन जब चले तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन आ गया, तो मूविंग ऑफ डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया मेरे भाई, पॉजिटिव हो गया। फिर यहां पे अपन, मैं बोल रहा हूं इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपन को डायरेक्शन दी हुई होगी और दी हुई क्या होगी, अपन खुद सर्किट में चलेंगे तो एक फिक्स डायरेक्शन में अपन को चलना है, जैसा कि अपन ने डेफिनेशन में भी देखा है। तो अपन को एक फिक्स डायरेक्शन लेकर के फिर मूव करना है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखो भाई थर्ड वाले में देखो, अपन, मैं बोल रहा हूं अब इनमें अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो देखो इसमें नेगेटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेगेटिव हो गया, इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये तो हो गई अपनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रवृत्ति। अब देखते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, ये देखो मैं कुछ दो ही ले रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस में और आपको समझ में आ जाएगा। और ये अपना हो सकता है रेजिस्टेंस हो या इंपीडेंस हो, दोनों में से कोई सा भी ले लो। अब इसमें क्या होता है कि मूविंग ऑफ डायरेक्शन एंड करंट्स डायरेक्शन, भाई रेजिस्टेंस है या इंपीडेंस है, उसमें अपन को करंट तो दिया हुआ होगा ना मेरे भाई, तो करंट अपन को दिया हुआ होगा। जैसे मान लो इसमें करंट आई इस तरफ जा रही है और इसमें करंट इस तरफ जा रही है और दोनों में ही अपन इस तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों में मूविंग ऑफ डायरेक्शन सेम है, करंट डायरेक्शन अपनी दोनों में चेंज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है कि अगर अपनी मूविंग ऑफ डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन इज सेम, अपने दूसरी ले ली, अगर अपनी मूविंग ऑफ डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरे भाई वो होगा पॉजिटिव। मूविंग ऑफ डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन इज सेम और पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव। एंड इफ मूविंग ऑफ डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन इज अपोजिट, अगर मूविंग ऑफ डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा नेगेटिव। अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरे भाई वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई तो एक बार आप नोट डाउन कर लो इस चीज को, फिर एक सर्किट बना के और समझा दूं ताकि किसी भी प्रकार का और कोई डाउट आपके माइंड में ना रहे। तो भाई इस चीज को नोट डाउन कर लो एक बार। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। अब एग्जांपल लगा के लिख लो भाई, यहाँ पे एग्जांपल लगा के लिख लो कि ये सब चीजें अपनी एग्जांपल में आ जाएंगी ताकि अपने थोड़ा ध्यान में रहे भाई। और तो क्या ही है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान में रहे इसलिए। और एग्जांपल लगा के भाई लिख लो चारों के चारों। पोटेंशियल डिफरेंस में लिख लो। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया क्या? तो चलेगा। अगर नोट डाउन कर लिया तो अब इसके बेसिस पे आपको एक सर्किट बना के और समझा दूं, ठीक है? अब समझना भाई, एक सर्किट में बना रहा हूं, देखना ध्यान से। और ये कुछ इस प्रकार से है अपना, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ये अपना ये वन सोर्स हो गया और ये वाला E2 सोर्स हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये वाला रेजिस्टेंस R2 है, ये वाला सोर्स E1 है, ये वाला सोर्स E2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये करंट फ्लो हो रही है वो I हो रही है। अब अपन को यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है इस वाले सर्किट में, और किरचॉफ का आपको वोल्टेज लॉ लगाना है भाई। ये लो सर्किट आपके बीच है, यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान चीज है, सब कुछ सिंपल है अगर आपने ध्यान से इस चीज को समझा है तो ध्यान से सुनना भाई। अपन इस वाले पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहे हैं जहां पे आपको रेड दिखाई दे रहा है, यहां से चलना प्रारंभ किया। सबसे पहले आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया, रेजिस्टेंस के सिरों पे क्या होता है मेरे भाई, तो आप क्या कहोगे,
रेजिस्टेंस के सिरों पे अपना होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अपनी करंट्स की डायरेक्शन एंड और मूविंग ऑफ डायरेक्शन इज सेम, then our potential difference is positive and current direction is and moving direction is opposite, then our potential difference is a negative। ये तो अपने पढ़ लिया। अब देखो भाई करंट की डायरेक्शन भी सेम सेम है, यानी करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है और अपन भी इसी तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। चलो ये तो बात ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू आई आर, यानी ओम के नियम से। भाई V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वास्तविकता में वोल्टेज का डिफरेंस होता है, तो ओम के नियम से क्या होता है, ये हो गया अपना वोल्टेज डिफरेंस, ये हो गया करंट और ये हो गया रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वोल्टेज का डिफरेंस V इक्वल टू आई आर अपने यहाँ पे लगाओ, तो करंट का वैल्यू दे रखा है I और अपना जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो R1, तो I R1 हो गया, I R1 हो गया, क्या हो गया, I R1 हो गया। फिर भाई आगे चले तो इलेक्ट्रिक सोर्स आ गया। इलेक्ट्रिक सोर्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो तो डायरेक्ट अपन को दिखाई दे रहा है कि भाई जैसा अपने मूविंग ऑफ डायरेक्शन में जो चिन्ह सबसे पहले आएगा वो ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रवृत्ति वैसी होगी, तो नेगेटिव चिन्ह आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स C2 हो गया। अब अपने R2 में चले, अपने चलने की दिशा और करंट की दिशा एक सेम है, तो फिर अपना क्या आ गया, I R2 हो गया। और फिर अपन चले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया, तो माइनस के E1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। यही होगा ना। अब देखो यहां पे तो अपन I और R1 प्लस R2, I को यहां पे कॉमन ले लिया और E1 प्लस E2 को इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, ये तो अपना हो गया सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो गया सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अरे भाई बोल सकते हैं क्या ऐसा, या नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, सम है तो बोल सकेंगे ना। ठीक है मेरे भाई, अरे यहां तक क्लियर है क्या, चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात, लिख लो भाई, नोट डाउन कर लो इस चीज को, और नोट डाउन कर लो जल्दी से, फटाक से। ये हो गया अपना यहाँ किरचॉफ का वोल्टेज लो, यानी यहाँ पे लिख भी लो बाई केवीएल, यानी केवीएल का मतलब हो गया किरचॉफ वोल्टेज लो, और बाई केवीएल से, और अपन ने ये लिख लिया। तो केवीएल से अपन ने और एक न्यूमेरिकल भी देख लिया, और अगर साइड में लिखना चाहें कि भाई V इक्वल टू आई आर से अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है, या फिर इतना तो ध्यान में रहेगा ही ना, और अगर नहीं रहता है तो V इक्वल टू आई आर लिख लेना साइड में, ताकि ध्यान में रहे। फिर बाद में क्या होता है, जब अपन याद कर रहे होते उस वक्त याद नहीं आता। अभी तो सब कुछ याद रहे, अभी तो सब कुछ अपन को आसान आसान लग रहा है, लेकिन जब बारी पढ़ने की आती है ना भाई, उस वक्त भूल जाते हैं। तो साइड में लिख लिया करो जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई जाए। भाई सभी चीजें आपको इंपॉर्टेंट ही बताई जाती हैं, यहाँ पे तो ऐसा तो कोई लल्लू चीज तो बताई नहीं रहे ना। अरे भाई हट के मैंने कोई किसी की पद्मिनी की कहानी तो नहीं सुना दी, किसी मूवी की कहानी तो नहीं सुना दी, तो फिर बताई तो फिजिक्स की है, तो साइड में लिख लिया करो, ठीक है। तो यहां तक किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्लियर हुआ, अरे भाई क्लियर हो गया ना, चलेगा। अब भाई अपन सर्किट एनालिसिस की तरफ बढ़े। सर्किट एनालिसिस क्या होता है कि अपन को सर्किट से और वोल्टेज और करंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना, इसे अपन सर्किट एनालिसिस कहते हैं। और किरचॉफ के जो रूल है, किरचॉफ के लॉ के बेसिस पे अपना सर्किट एनालिसिस टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज और नोड एनालिसिस एंड सेकंड वन इज लूप एनालिसिस। नोड एनालिसिस है, नोड एनालिसिस के द्वारा अपन वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और लूप एनालिसिस के द्वारा अपन करंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब वोल्टेज का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना होता है, उस वक्त अपन किरचॉफ का करंट लॉ यूज में लेते हैं। जब भी अपन को वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, उस वक्त अपन किरचॉफ का करंट लॉ यूज में लेते हैं, और जब अपन को करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, उस वक्त अपन किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज में लेते हैं। इनमें उल्टा है, जब अपन करंट का वैल्यू ज्ञात कर रहे होते हैं तो इस वक्त किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज में आता है, और जब अपन किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जब वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो किरचॉफ का करंट लॉ वहां पे यूज में आता है। यहां तक क्लियर मेरे भाई? तो अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार सर्किट एनालिसिस हेडिंग डाल के और फटाक से इस चीज को नोट डाउन कर लो, ताकि फिर अपन आगे बढ़े।
यहां तक क्लियर है? तो एक बार सर्किट एनालिसिस हेडिंग डाल लो और फिर इसमें लिख लो सर्किट एनालिसिस मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम द सर्किट। सर्किट से अपन को वोल्टेज और करंट की वैल्यू को फाइंड करना, यही है इसका अर्थ। और देयर आर टू टाइप्स, या देयर वन इज फॉलोइंग टू टाइप्स circuit analysis based on Kirchhoff's law. First one is node analysis and second one is loop analysis. तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो भाई। ठीक है ना? हेलो, अरे आवाज आ रही है ना? भाई वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार देखिए, चेक करना। हाँ अब ठीक है, चलेगा। और भाई अब देखें अपन नोड एनालिसिस के ऊपर बढ़े। तो मैंने क्या बताया, अपन को सर्किट से वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन नोड एनालिसिस का यूज रहते हैं। तो लिख लो एक बार, नोड एनालिसिस में लिख लो। डायग्राम बाद में बनाएंगे भाई, समझने के बाद बनाएंगे डायग्राम तो। लेकिन इफ द वैल्यू ऑफ द करंट आर गिवन, अगर करंट्स की वैल्यू दी गई हो एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर नोन, अगर अपन को वोल्टेज का वैल्यू क्या करना हो, ज्ञात करना हो, जानना हो, देन द नोड एनालिसिस इज यूज्ड। ये चीज लिख लो, नोड एनालिसिस हेडिंग डाल लो और नोड एनालिसिस में ये वाली लाइन लिख लो, फिर अपन जाने नोड एनालिसिस क्या है। भाई इसमें डायरेक्ट दे रखा है क्या? चलेगा, लिख लिया ना? होपफुली लिख लिया होगा। अभी अपन नोड एनालिसिस के ऊपर बढ़ते हैं। तो अपन को देखो यहां पे, और एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ये अपनी इंपीडेंस सारणी है। यहां पे देखो अपना एक तो वोल्टेज सोर्स दिया गया है ई, 5 अपनी इंपीडेंस दी गई है। और यहां पे देखो पॉइंट ए और बी, ये 2 पॉइंट है। पॉइंट ए पे जो अपना पोटेंशियल है, जो पॉइंट ए पे अपना पोटेंशियल है वो है ई ए, और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है वो है ई बी। ये अपने पॉइंट ए और बी इसलिए लिए हैं क्योंकि अपन इसमें जो यूज कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है नोड एनालिसिस, संधि विश्लेषण। नोड, तो नोड का मतलब अपन यहां पे कोई भी नोड पॉइंट लेंगे, और नोड पॉइंट यहां पे अपन लेते हैं प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड यहां पे है 3, लेकिन प्रिंसिपल नोड का मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। तो उसमें अपन को केवल 2 ही वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो यहां तक आपको क्लियर है ना? यहां तक सब कुछ क्लियर? अभी क्लियर करने के लिए कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बताया है। अभी अपन किरचॉफ के करंट लॉ के जरिए और यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू ज्ञात करेंगे। वोल्टेज का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉइंट ए पे जो वोल्टेज है वो ई ए है, और पॉइंट बी पे जो वोल्टेज है ई बी है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय किरचॉफ करंट लॉ। ओके ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब देखो मैं क्या मान रहा हूं, Z1 वाले में I1 करंट फ्लो हो रही है, इस वाले में I3 करंट फ्लो हो रही है, इस वाले में I4 करंट फ्लो हो रही है, इस वाले में I2 करंट फ्लो हो रही है, और इस वाले में I5 करंट फ्लो हो रही है। अरे भाई यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब सुनना, अब सुनना। अपन को एक तो पॉइंट ए पे क्या लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ लगाना है, और एक पॉइंट बी पे किरचॉफ का करंट लॉ लगाना है। जैसे अपन दोनों पॉइंट्स पे किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे, दोनों पॉइंट से अपन को 2 इक्वेशन प्राप्त होंगी। उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से और अपन को ए और ईबी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना तो चलेगा। अब यहां से पहली बात है, अपन को करंट्स का वैल्यू कैलकुलेट कर ले। जो I1, I2, I3, I4, I5 दिए गए हैं, इनका वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो देखो क्या होता है, करंट का वैल्यू किससे कैलकुलेट करेंगे? अपन ओम के नियम से कैलकुलेट करेंगे। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर।
V क्या होता है यहाँ पे, वोल्टेज का डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज। अब आपको पता होगा करंट हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है। करंट है अपनी वो हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है। और अपना यहाँ पे आई अपना करंट होगा ही ओम के नियम में, ओम के रूल में, और आर अपना रेजिस्टेंस होगा ही। रेजिस्टेंस के स्थान पे अपन इंपीडेंस भी यूज में ले सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो ही अपनी इंपीडेंस होती है। तो चलिएगा अब मैं देखें I1 करंट की बात करें। देखो भी I1 करंट की अपन बात करें, अब छोटा कर दें इसको थोड़ा, ताकि देखने में और थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ज्यादा नहीं चाहिए ना अपन को, थोड़ा दिखाई दे दे बस इतना ही चाहिए। अब देखो भाई I1 करंट का वैल्यू अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सुनना भाई, I1 करंट किसमें फ्लो हो रहा है, तो आप कहोगे भाई Z1 इम्पीडेंस में अपना I1 करंट फ्लो हो रहा है। Z1 इम्पीडेंस में भाई करंट कहां से आ रही है, तो आप कहोगे भाई सोर्स से आ रही है। सोर्स पे कितना है वोल्टेज, तो आप कहोगे E है, और पॉइंट ए तक जा रही है अपनी Z2 इम्पीडेंस, और E पे वोल्टेज कितना है अपन ने मान रखा है E है। तो भाई मैंने क्या बताया, करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है, तो E माइनस क्या हो गया, E हो गया। E माइनस क्या हो गया मेरे भाई, E हो गया। और अपॉन में क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंपीडेंस दे रखा है Z1, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, Z1 आ जाएगा। अब देखो I2 में क्या देखोगे, I2 Z2 में फ्लो हो रहा है, और इसमें है E पॉइंट और माइनस हो गया EB, और अपॉन में क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, Z2 हो जाएगा। अब देखो I3 किसमें फ्लो हो रहा है, आप कहोगे Z3 इम्पीडेंस में I3 करंट फ्लो हो रहा है। और Z3 इम्पीडेंस में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बता दूं, ये वाले जो सभी पॉइंट्स हैं ये क्या है, भू संपर्कित है, यानी ग्राउंडेड है। ये वाले जितने भी मैंने नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, और ग्राउंडेड होने के कारण इन पर जो वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। ओके, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ग्राउंडेड है तो जितनी भी वोल्टेज यहाँ पे आएगी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। भाई ग्राउंडेड का जो रेजिस्टेंस है वो इनफिनिटिव है, तो आप जितना आप रेजिस्टेंस लेोगे वो उतना ग्रहण करता चला जाएगा आप उसमें, और उसकी जो रेजिस्टेंस की कोई सीमा नहीं है, बहुत अधिक रेजिस्टेंस है, तो ग्राउंडेड का मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जितना कुछ करंट आएगा वो ग्राउंड में जाकर के और जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, ग्राउंडेड है। अब देखो I3 करंट फ्लो हो रही है, तो E माइनस 0/Z3 हो जाएगा। तो E माइनस 0 क्या E लिख दूं, तो E/Z3 अपना I3 का मान हो गया। I3 का जो वैल्यू हो गया वो E/Z3 हो गया। फिर अपन बात करें I4 की। I4 की वैल्यू होगी वो Z4 इम्पीडेंस में जा रही है, और Z4 इम्पीडेंस में क्या हो गया, EB/Z4 हो जाएगा। भाई EB माइनस 0 होगा तो मैं माइनस 0 को नहीं ले रहा, तो EB/Z4 हो जाएगा। EB/Z4, और इसी प्रकार से I5 का वैल्यू देख लो। I5 का वैल्यू आप कहोगे भाई EB और फिर भाई माइनस यहाँ पे आकर के 0 हो जाएगा ना, तो EB माइनस 0/Z5, तो EB/Z5 भी अपना I5 का वैल्यू हो जाएगा, EB/Z5। अब भाई पॉइंट ए पे भाई किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ लगाने अपन बाई KCL, यानी किरचॉफ करंट लॉ इन पॉइंट ए। पॉइंट ए पर किरचॉफ का करंट फ्लो लगाए अपन, तो पॉइंट ए पे भाई किरचॉफ का करंट फ्लो लगाओ कि जो अपनी करंट्स आ रही हैं
जो पॉइंट की तरफ जो करंट आ रही है वो तो पॉजिटिव होंगी, और पॉइंट से जो करंट दूर जा रही है वो करंट क्या होंगी, नेगेटिव होगी। तो देखो भाई I1 करंट तो अपने पॉइंट की तरफ आ रही है, अपने नोड पॉइंट की तरफ, प्रिंसिपल नोड की तरफ I1 करंट आ रही है, और I2 और I3 करंट वापस जा रही है। तो अपने क्या हो जाएगा भाई, किरचॉफ के करंट लॉ से I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो लिखो भाई किरचॉफ करंट लॉ इन पॉइंट ए, तो I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, अपना किरचॉफ का करंट लॉ हो जाएगा। I1 का वैल्यू क्या है, E माइनस EA अपॉन में Z1 माइनस I2 का वैल्यू है EA माइनस EB अपॉन में Z2। ये है क्या, और I3 का वैल्यू क्या है, I3 का वैल्यू क्या है मेरे भाई, EA अपॉन में Z3 है सही, EA अपॉन में Z3 इक्वल टू 0। भाई देख लो I3 का वैल्यू EA अपॉन में Z3 है क्या, I3 का वैल्यू EA अपॉन में Z3 और EA माइनस EB अपॉन में Z2 है, बाकी सब सही है। अब देखो भाई मैं 1 अपॉन Z1 को Y1 लिख सकता हूं क्या, कि इम्पीडेंस का जो इनवर्स फॉर्म होता है वो अपना एडमिटेंस होता है, ये अपन ने देखा है। तो 1 अपॉन Z1 को मैं Y1 लिख रहा हूं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो Y1 E माइनस EA फिर माइनस Y2 EA माइनस EB और माइनस Y3 EA इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो भाई, EA इसमें भी है, EA इसमें भी है और EA इसमें भी है, तो तीनों में माइनस का EA आप कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, ये हो जाएगा क्या, और प्लस Y1E प्लस Y1E और माइनस Y2 प्लस Y2EB इक्वल टू 0। यही है क्या, प्लस Y1E प्लस Y2EB इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, 0 हो गया। Y2EB इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहां तक क्लियर है? अरे भाई यहां तक क्लियर है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इनका पक्षांतरण कर दे, पक्षांतरण कर दे। तो भाई इसको अपन आगे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, Y1E इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, और माइनस और अपना क्या हो जाएगा Y2EB, ये हो जाएगा। तो ये हो गया भाई अपना पक्षांतरण कर दिया, तो ये हो गया किरचॉफ के लॉ से, और ये वाली इक्वेशन अपनी आ गई। ठीक है, ये अपना हो गया किरचॉफ का और नोड एनालिसिस वाला। इसमें फर्स्ट समीकरण आ गई, कौन सी समीकरण आ गई अपनी, फर्स्ट वाली। अब देखो अपने पॉइंट बी से और एक इक्वेशन वहां से निकाल लेंगे। भाई ए पॉइंट से एक इक्वेशन निकाल ली और एक पॉइंट बी से एक इक्वेशन निकालेंगे और दोनों का काम हो जाएगा। फिर तो काम हो जाएगा ना मेरे भाई। अब पॉइंट बी की तरफ जाओगे, पॉइंट बी क्या बोल रहा है, बी की तरफ देखोगे तो पॉइंट बी बोल रहा है कि भाई I2 माइनस I4 माइनस I5। अरे भाई I2 माइनस I4 माइनस I5, यही होगा क्या भाई, यही होगा। अरे भाई I2 करंट तो अपने आ रहा है और I4 I5 क्या जा रहा है, वापस आ रहा है। तो I2 माइनस I4 माइनस I5, I2 का वैल्यू है EA माइनस EB अपॉन में Z2, I4 EB अपॉन में Z4 और I5 EB अपॉन में Z4। तो I2 माइनस I4 माइनस I5 बाई किरचॉफ करंट लॉ इन पॉइंट बी। तो ये हो जाएगा I2 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। यही होगा। I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू है EA माइनस EB अपॉन में Z2 माइनस E4 अपॉन में Z4
और माइनस E5 अपॉन में क्या हो जाएगा, Z5 इक्वल टू 0। यही होगा क्या? यही होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो मैं इसको लिख दूं Y2 और EA माइनस EB माइनस Y4 E4 माइनस Y5 E5। और ये हो गया इक्वल टू 0। अब भाई देखो इसमें इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? अरे भाई Y4 डायरेक्टली लिख दिया गया अपने Y4 अपॉन में Y YB आएगा वो। भाई यहाँ पे YB और ये अपने गलत कर दिया ना, YB आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? YB। तो फिर यहाँ भी भाई B आएगा ना। तो देखो भाई YB देखो भाई, यहाँ पे भी EB है, यहाँ पे भी EB है, यहाँ पे भी EB है। तो माइनस का EB अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा Y2 प्लस Y4 प्लस Y5, ठीक है। और प्लस Y2 EA इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपन दे दो सेकंड। तो समीकरण 1 और 2 को फिर सोल्व करके और अपने नोडल एनालिसिस का क्या कर लिया जाता है, वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाता है। समीकरण 1 और 2 को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है और अपने नोडल एनालिसिस का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई? तो भाई नोट डाउन कर लो। मैं एक बार हट जाता हूं यहां से, फिर अपन लूप एनालिसिस देख लें। तो अपने यहां पे और ये वाला डायग्राम बना लो ये एक बार। डायग्राम बना के और फिर ये थ्योरी लिख लो।